दिसंबर 2019 में चाइनीज सरकार ने समस्त विश्व को बताया कि एक नया वायरस उनके समाज में तेजी से फैल रहा है। आने वाले कुछ महीने भयावह होने वाले थे जब यह वायरस दूसरे देशों में भी फैल गया और इससे संक्रमित लोगों की संख्या कुछ ही दिनों में दोगुनी होने लगी। यह वायरस मनुष्य की श्वसन प्रणाली पर हमला करने वाले वायरसों यानी कि कोरोना वायरस के परिवार से है, जिसका नाम अब वैज्ञानिकों ने SARS-CoV-2 रखा है। इस वायरस से संक्रमित होने के बाद होने वाली बीमारी को कोविड-19 कहा जाता है। क्या होता है जब यह वायरस मनुष्य के शरीर के अंदर जाता है, जानते हैं इस वीडियो में। एक वायरस यानी विषाणु वास्तविकता में आनुवंशिक जीन एवं प्रोटीन के खोल से बना होता है, जो कि बैक्टीरिया से भी बहुत सूक्ष्म होता है। कोई भी वायरस जैविक कोशिका के बिना ज़्यादा समय जीवित नहीं रह सकता और एक बार जैविक कोशिका में प्रवेश करने के बाद यह अपने जैसे अनेक वायरस बनाकर तीव्र गति से वृद्धि करता है। यदि हम कोरोना वायरस की बात करें तो हालांकि यह किसी सत्ता के माध्यम से भी मनुष्य के शरीर में पहुंच सकता है, किंतु मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति की खांसी से निकलने वाली बूंदों अथवा किसी संक्रमित व्यक्ति के छूने के बाद अपने हाथ से मुंह, आंख, नाक छूने के द्वारा ज़्यादा फैलता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रकार यह वायरस अपनी यात्रा मुंह एवं नाक से शुरू करता है और कुछ ही समय में श्वसन नली के माध्यम से शरीर के आंतरिक अंगों तक पहुंच जाता है। इस वायरस का लक्ष्य हमारे शरीर के फेफड़ों की आंतों तक पहुंचना होता है, जहां यह सबसे अधिक प्रभावित होता है। हकीकत में हमारे फेफड़े अरबों एपिथेलियल कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ये कोशिकाएं एक तरह से शरीर की सीमा कोशिकाएं होती है, जो विभिन्न अंगों से चारों ओर रहकर उन्हें कवच प्रदान करती है। कोरोना वायरस अपने शिकार की एपिथेलियल कोशिका झिल्ली के एक विशेष रिसेप्टर से संपर्क कर उसमें अपने आनुवंशिक जीन डाल देता है और वायरस से अनभिज्ञ यह कोशिका इन नए निर्देशों का पालन करने में लग जाती है। पहला निर्देश होता है कॉपी एंड असेंबल, मतलब वायरस की अधिकतम प्रतिलिपियां बनाना और उन्हें इकट्ठा करना। इन निर्देशों का पालन करते हुए यह कोशिका मूल वायरस की अनेक प्रतिलिपियों से भर जाती है और अंत में आदेश प्राप्त करती है सेल्फ डिस्ट्रक्ट। इस प्रकार यह कोशिका अपने आप को नष्ट करके कोरोना वायरस के नए कणों को छोड़ देती है, जो अब बाकी दूसरी कोशिकाओं पर भी हमला करने के लिए तैयार है। इस तरह इन संक्रमित कोशिकाओं की संख्या तीव्र गति से बढ़ती रहती है और महज 10 ही दिनों में शरीर की लाखों कोशिकाएं इस वायरस से संक्रमित हो जाती है एवं अरबों वायरस फेफड़ों के चहुं ओर झुंड बना लेते हैं। अभी भी इस वायरस ने बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं किया है, बल्कि यह वायरस असली आक्रमण अब करने वाला है आपके इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली पर। वैसे तो इम्यून सिस्टम वायरस, बैक्टीरिया, फंगी जैसे परजीवी रोगाणुओं से आपके शरीर की रक्षा करने के लिए होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह आपके लिए घातक भी हो सकता है। जैसे ही इम्यून कोशिकाएं वायरस से लड़ने के लिए फेफड़ों में आती है, तो कोरोना वायरस इन कोशिकाओं को भी संक्रमित करके इम्यून सिस्टम के लिए उलझन पैदा कर देता है। कोशिकाओं के ना तो कान होते हैं और न ही आंखें, इसलिए ये सूचना का आदान प्रदान एक सूचनात्मक प्रोटीन जिसे साइटोकिन्स कहा जाता है के माध्यम से करती है। इम्यून सिस्टम की लगभग सभी प्रतिक्रियाएं इन्हीं प्रोटीन द्वारा नियंत्रित होती है। कोरोना इन संक्रमित इम्यून कोशिकाओं के माध्यम से इम्यून सिस्टम को आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कर देता है। इसे यूं समझे, इम्यून सिस्टम कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यकता से बहुत अधिक सैनिक यानी कोशिकाएं भेजता है और अपने बहुमूल्य संसाधनों को व्यर्थ में बर्बाद करके क्षति पहुंचाता है। इम्यून सिस्टम वायरस से लड़ने के लिए मुख्यतया 2 तरह की कोशिकाएं भेजता है। पहली है न्यूट्रोफाइल्स, जो कि चीज़ों को मारने और नष्ट करने में निपुण होती है, भले ही वो हमारे शरीर की दूसरी स्वस्थ कोशिकाएं हो। जैसे ही ये कोशिकाएं हजारों की संख्या में कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए आती है, अत्यधिक मात्रा में एंजाइम्स निकालना शुरू कर देती है, जो कि दुश्मनों यानी कि कोरोना वायरस के साथ दोस्तों यानी हमारे फेफड़े की कोशिकाओं को भी नष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी मुख्य प्रकार की कोशिकाएं जो इस युद्ध में भाग लेती है उन्हें टी सेल्स कहा जाता है। ये कोशिकाएं पहले से संक्रमित कोशिकाओं को
खुद से नष्ट होने का आदेश देती है, लेकिन क्योंकि ये उलझन में होने की वजह से स्वस्थ एवं संक्रमित कोशिकाओं में अंतर पता लगाने में असमर्थ होती है, इसलिए स्वस्थ कोशिकाओं को भी अपने आप को मारने का आदेश दे देती है। जितनी ज़्यादा इम्यून कोशिकाएं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आती है, उतनी ही ज़्यादा फेफड़ों की स्वस्थ कोशिकाओं को मारकर क्षति पहुंचाती है। और कुछ मामलों में यह स्थिति इतनी खराब हो सकती है कि यह फेफड़ों को स्थायी रूप से अपरिवर्तित क्षति पहुंचा देती है, जो कि जीवन पर्यंत फेफड़ों को कमजोर बना देती है। ज़्यादातर मामलों में इम्यून सिस्टम धीरे धीरे फिर से नियंत्रित हो जाता है और स्वस्थ एवं संक्रमित कोशिकाओं में अंतर बताकर संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, और जो वायरस दूसरी स्वस्थ कोशिकाओं को संक्रमित करने का प्रयत्न कर रहे हैं उनका भी पता लगाकर उन्हें भी नष्ट कर देता है। इसी के साथ स्वास्थ्य लाभ होना प्रारंभ हो जाता है। कोरोना वायरस के संक्रमित होने वाले ज्यादातर लोग सौम्य लक्षणों के साथ इसे पार करके ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में लाखों एपिथेलियल कोशिकाएं मारी जाती है और इससे फेफड़ों का रक्षा कवच नष्ट हो जाता है। इन मरीजों को न्यूमोनिया हो सकता है और श्वसन क्रिया में तकलीफ होती है, इसलिए इन मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। कुछ कठोर मामलों में यह समस्या चरम पर पहुंचकर इस व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन जाती है। कोरोना वायरस की तुलना अक्सर फ्लू से की जाती है, लेकिन भले ही काफी श्रेणियों में यह फ्लू जैसा हो, मगर फ्लू से कहीं ज्यादा खतरनाक एवं संक्रामक है और मृत्यु दर भी फ्लू से अधिक है। कोरोना वायरस जैसे किसी भी पेंडेमिक के दो भविष्य हो सकते हैं, तेज एवं धीमा। पेंडेमिक का भविष्य तेज होगा या धीमा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि पेंडेमिक के शुरुआती दिनों में लोगों एवं सरकारों की कैसी प्रतिक्रिया रहती है। एक तेज पेंडेमिक बहुत ही भयावह होता है और बहुत से लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। वहीं एक धीमा पेंडेमिक इतिहास की किताबों में ज़्यादा समय के लिए याद नहीं रखा जाता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? फास्ट पेंडेमिक में बहुत सारे लोग एक साथ बीमार हो जाते हैं, और जब यह संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है तो देश की स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली उसे संभालने में असमर्थ हो जाती है। उतनी अधिक मात्रा में अस्पतालों, स्वास्थ्य कर्मचारियों, चिकित्सकों एवं वेंटिलेटर जैसे उपकरणों के अभाव में बहुत से लोग इलाज नहीं हो पाने के कारण मारे जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो किसकी जान बचानी है और किसकी नहीं, जैसे भयावह निर्णय लिए जाते हैं। ऐसा ही कुछ इटली और स्पेन में देखा गया था। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो, उसके लिए समूचे विश्व द्वारा किसी भी पेंडेमिक को एक धीमा पेंडेमिक में तब्दील करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।